हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। पहला पार्ट है जिसमें कि हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर स्किल्स। फ्यूचर स्किल का मतलब क्या है? फ्यूचर स्किल्स इज मेंट फॉर IT प्रोफेशनल्स विच विल हेल्प देम टू अपग्रेड देयर स्किल्स। फ्यूचर स्किल्स का मतलब है कुछ ऐसे चीज़ें जो कि IT प्रोफेशनल्स को उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने में मदद करता है। With the increased use of technologies, there is a need to rely the approaches of the industry. अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, अभी आपने रिसेंटली सुना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो टेक्नोलॉजी किस लेवल तक पहुंच गई आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए अब ज़रूरत है, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ज़रूरत है इन सारी चीज़ों का अपग्रेडेशन हो और यूज़ की जाए। This platform will ensure that all the needs are fulfilled. ये जो फ्यूचर स्किल्स का प्रोग्राम है, ये जो प्लेटफॉर्म है, वो ये इंश्योर करता है कि सारी ही नीड्स जो हैं फ्यूचर स्किल की या IT प्रोफेशनल के अपग्रेडेशन की, वो सारी ही नीड्स को फुलफिल किया जा सके। As the work of engineers already involves the use of technology to a large extent, the tech industry in particular will need to strategically implement future skills which will help to adopt these changes. जो engineers होते हैं, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ उनके केसेस में देखा जाता है, क्योंकि उनका जो वर्क होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजीज़ पे ही डिपेंड होता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे टेक इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी प्रकार का इंजीनियरिंग का वर्क हो, मोस्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे फ्यूचर स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और फ्यूचर स्किल्स में अगर इन्हेंसमेंट होगा फ्यूचर स्किल्स की मदद से, ये जो चेंजेस होंगे, जो अपग्रेडेशंस होंगे, उनको अडॉप्ट करने में मदद मिलेगी। हाउ फ्यूचर स्किल्स वर्क? Journey of a person in the field of future skills begin as a learner by exploring the platform where he can search for technologies, job roles yourself. अगर हम बात करें फ्यूचर स्किल्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो फ्यूचर स्किल्स की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ से कोई भी एक कैंडिडेट, कोई भी एक लर्नर उन प्लेटफॉर्म्स को सर्च करता है जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ हैं, अपने लिए जॉब्स को सर्च कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर स्किल्स या लर्निंग की जर्नी यहाँ से ही स्टार्ट होती है। He can follow technology to get daily learning insights. डेली लर्निंग इंसाइट्स के लिए आप बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो कर सकते हैं, इनकी मदद ले सकते हैं, ताकि जो भी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जा सके, फुलफिल किया जा सके। Learner can either take a course and get certified through the hundreds of courses available or follow some learning pathway created by the subject matter experts. जो लर्नर्स हैं या तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि काफ़ी सारे फ्री या कुछ पेड सब्जेक्ट्स के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि कोर्सेज को तैयार करते हैं। तो इन सारे फ्यूचर स्किल कोर्सेज को लर्नर्स ले सकते हैं। The learning goals can be edited anytime you want to ensure that the skills you have chosen always interest. जो लर्निंग गोल्स होते हैं वो कभी भी चेंज किए जा सकते हैं किसी भी समय पे। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक आपने एक स्किल सीख ली, अब आप अगली स्किल पे जाना चाहते हैं, तो सिंपली आप एडिट कर सकते हैं, अपना गोल सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको कि हम बोलते हैं IoT. IoT is a network in which all physical objects are connected to the internet through network devices and exchange data.
IoT एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सारे जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, सारे ही ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे डिवाइसेस और डेटा का एक्सचेंज होता रहता है, जो भी डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं। Internet of Things allow objects to be controlled remotely across existing network infrastructure. ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इसकी मदद से आप रिमोटली आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाएं और उसके बाद में वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करें। आपको सिंपली क्या करना है, आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हैं, जो भी चीज़ें कनेक्टेड हैं, जो भी डेटा कनेक्टेड है, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक आप रिमोटली वर्क कर सकते हैं। The goal of IoT is to extend the internet connectivity from standard devices like computer, mobile, tablet to relatively dumb devices like a toaster. अब आप देखिएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कहाँ तक यूज़ है। आप नॉर्मल चलिए इंटरनेट की बात करते हैं तो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टेबलेट, ये सारा तो कनेक्टेड रहता है। अभी आप टोस्टर को इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, आप उसको भी कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये जो फ्यूचर स्किल्स हैं, इनके अपग्रेडेशन से टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन हो रहा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंपोनेंट्स ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है सेंसर्स और डिवाइसेस। सेंसर्स और डिवाइसेस, तो जो सेंसर्स होते हैं, डिवाइस सेंसर्स होते हैं, ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं, these are key components that help you to collect live data from the surrounding environment। ये जो सेंसर्स या फिर डिवाइस सेंसर्स होते हैं, इनकी मदद से आप सराउंडिंग इन्वायरमेंट से लाइव डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। All this data may have various levels of complexities, although यहाँ पे चांसेस हैं कि आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है वो हर एक डेटा अलग प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी रखता हो। It could be a simple temperature monitoring sensor or it may be in the form of the video feed। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेंसर आपने लगाया, लाइक थर्मोमीटर लगाया आपने, जस्ट आपको टेम्परेचर बता देगा सेंस करके। इसके अलावा आप वीडियो फीड, जैसे आप CCTV लगा लें या कुछ ऐसी डिवाइस जो कि आपको डायरेक्टली वीडियो पहुंचा रही है, तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से ही पॉसिबल होती है। अगला है कनेक्टिविटी। ऑल द कलेक्टेड डेटा इज सेंड टू अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है वो सारा डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोर कर दिया जाता है। द सेंसर्स शुड बी कनेक्टेड टू द क्लाउड यूजिंग वेरियस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। जो सेंसर्स होते हैं ये क्लाउड स्टोरेज से कनेक्टेड होते हैं, और जैसे जैसे मटेरियल गैदर होता रहता है, एक साथ में इकट्ठा होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है, ये कम्युनिकेशन के जो बहुत सारे मोड्स होते हैं उनके थ्रू ये डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। दिस कम्युनिकेशन मीडिया इंक्लूड मोबाइल और सैटेलाइट नेटवर्क्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, वैन एटसेट्रा। अब ये जो कम्युनिकेशन मीडिया है ये कई तरीके का हो सकता है, मोबाइल हो सकते हैं, सैटेलाइट नेटवर्क्स हो सकते हैं, ब्लूटूथ हो सकते हैं, वाईफाई एटसेट्रा हो सकते हैं। तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग। अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया है तो अब उसको प्रोसेस करना है। सो वंस द डेटा इज कलेक्टेड एंड इट गेट्स टू द क्लाउड, जब डेटा कलेक्ट होकर क्लाउड में पहुंच गया है, दिस सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स प्रोसेसिंग ऑन द गैदर्ड डेटा। जो भी डेटा गैदर हुआ है, कलेक्ट हुआ है, अब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो उनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। This process can be just checking the temperature, reading on devices like ACs or heaters। अब प्रोसेस कैसी हो सकती है, लाइक टेम्परेचर का चेक करना है या फिर डिवाइसेस को रीड करना है, तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है। However, it can sometimes also be very complex, like identifying objects using computer vision on video। कभी कभी प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स भी होती हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो भी ये गैदरिंग हो रही है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे सेंसर सिर्फ टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा है, कभी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, आपको लाइव वीडियो मिल रहा है कि क्या चल रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल भी
वेरी कर सकता है। नेक्स्ट आता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है? जो दिख रहा है आपको, user interface, that is the information made available to the end user in some ways. यूजर इंटरफेस मतलब जो इंफॉर्मेशन, आप अगर मोबाइल चला रहे हैं तो आपको मोबाइल कैसा दिख रहा है, दैट इज द यूजर इंटरफेस. दिस कैन अचीव बाय ट्रिगरिंग अलार्म्स ऑन देयर फोन्स और नोटिफाइंग थ्रू टेक्स्ट और ईमेल्स. यूज़र इंटरफेस की बात करें तो ये अलार्म्स को ट्रिगर करके हो सकता है या फ़ोन पे नोटिफिकेशन भेज के हो सकता है, आपको टेक्स्ट या फिर ईमेल भी किए जा सकते हैं. ऑल्सो यूजर समटाइम्स माइट ऑल्सो हैव एन इंटरफेस थ्रू विच दे कैन एक्टिवली चेक इन ऑन देयर IoT सिस्टम. ऐसा भी हो सकता है कि यूज़र कभी ऐसा भी इंटरफेस उसको मिले जहाँ से वो डायरेक्टली अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे चेक इन कर सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ IoT. देयर आर फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ IoT एज फॉलोज. पहला है टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन. IoT technology helps a lot in improving technologies and making them better. टेक्नोलॉजी के ऑप्टिमाइजेशन या इम्प्रूवमेंट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काफ़ी ज़्यादा योगदान है. रिड्यूस वेस्ट. IoT ऑफर्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन. रिड्यूस वेस्ट मतलब वेस्ट मटेरियल को भी ये रिड्यूस करता है. कैसे? ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लीडिंग टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ताकि इफ़ेक्टिवली जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज किया जा सके, और जब मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वेस्ट के रिडक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे. अगला है इम्प्रूव्ड कस्टमर एंगेजमेंट. इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउ यू टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस बाय डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूविंग द प्रोसेस. इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू क्या होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाया जा सकता है प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के द्वारा, और प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सकता है. नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड डेटा कलेक्शन. ट्रेडिशनल डेटा कलेक्शन हैज़ इट्स लिमिटेशंस एंड इट्स डिज़ाइन फॉर पैसिव यूज़. तो जो ट्रेडिशनल डेटा कलेक्शन होता है उसका डिज़ाइन और उसके यूज़ की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो जो ये IoT है ये डेटा कलेक्शन को भी इम्प्रूव करता है. अब हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं. अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी ऑफ कोर्स होंगी, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के. तो जैसे कि सिक्योरिटी. As the IoT systems are interconnected and communicate over networks, this system offers little control despite any security measures. सारे सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड हैं और नेटवर्क्स के ऊपर प्रॉपर कम्युनिकेशन चल रहा है, तो आपके पास में ऐसा कंट्रोल बहुत कम होगा कि आप सिक्योरिटी मेजर्स को प्रॉपर ले पाएँ और सिक्योरिटी को कंट्रोल कर पाएँ. इट कैन लीड टू द वेरियस काइंड्स ऑफ नेटवर्क अटैक. साइबर सिक्योरिटी इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट प्राइवेसी. सिक्योरिटी प्राइवेसी. Even without the active participation of the user, IoT system provides substantial personal data in maximum detail. अगर यूज़र डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कम्युनिकेशन में, स्टिल ये जो IoT सिस्टम है ये बहुत सारा पर्सनल डेटा विद मैक्सिमम ऑफ द डिटेल्स ये प्रोवाइड कर सकता है. अगला है कॉम्प्लेक्सिटी. The designing, developing, maintaining and enabling the large technology to IoT system is quite complicated. अब IoT सिस्टम पे हर एक चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ही रहती है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम मैनेज करना है तो चीज़ें ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होंगी. तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है और लार्ज टेक्नोलॉजीज़ का जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है. तो ये एक डिसएडवांटेज है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का. अब आते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स पे.
Big data analytics. It is the process of collecting, organizing, and analyzing large sets of data to discover patterns and other usual information. जो बिग डेटा एनालिटिक्स है ये ऐसी प्रोसेस है जो कि कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस करती है बहुत लार्ज सेट ऑफ डेटा का, ताकि जो पैटर्न्स हैं डेटा में कौन से पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं लाइक या कोई नया पैटर्न्स जनरेट हो रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों की एनालिसिस के साथ साथ ही कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन की भी एनालिसिस होती है. Big data analytics can help organizations to better understand the information contained within the data and will also help identify the data that is most important to the businesses and future business decisions. इसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशंस को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इंफॉर्मेशंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं. साथ ही साथ डेटा को एनालाइज कैसे करना है इन सब चीज़ों की भी आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है और आप वो डेटा आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और फ्यूचर बिजनेस के डिसीजंस में वो हेल्पफुल हो सकता है. तो बिग डेटा एनालिटिक्स इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम करता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा. पहला है वैरायटी. Variety of big data refer to structured, unstructured and semi-structured data. जो बिग डेटा की वैरायटी होती है इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है. इसका मतलब क्या है? दैट इज़ गैदर्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. बहुत सारे सोर्सेज हैं, अलग अलग तरीके की कनेक्टिविटी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह से एक जैसा ही डेटा मिले. कुछ स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, कुछ दोनों का मिक्सचर हो सकता है. So while in the past data could only be collected from spreadsheets and databases, today data comes in an array of forms such as emails, PDFs, photos, etc. पहले क्या था, सिर्फ स्प्रेडशीट या लाइक एक्सेल सीट है इनके फॉर्म में डेटा को कलेक्ट किया जाता था, लेकिन अभी डेटा ईमेल के फॉर्म्स में होता है, पीडीएफ्स के फॉर्म में होता है, फ़ोटोज़ के फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है बिग डेटा की. नेक्स्ट है वेलोसिटी. इट essentially refers to the speed at which data is being created in real time. वेलोसिटी एक ऐसी स्पीड है जिस स्पीड से रियल टाइम में डेटा बन रहा है, डेटा जनरेट हो रहा है, उसको वेलोसिटी बोलते हैं. In a broader prospect, it comprises the rate of change and linking of incoming data sets at varying speed. अगर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये एक रेट ऑफ चेंज होता है इनकमिंग डेटा सेट्स का. किस रेट से डेटा आ रहा है, किस वेलोसिटी से वो आ रहा है. नेक्स्ट इज वॉल्यूम. Big data indicates huge volume of data that is being generated on a daily basis. वॉल्यूम मतलब कितना डेटा जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे, डेली कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है डेटा का फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बिजनेस प्रोसेसेस, मशीन्स, नेटवर्क एट्सेट्रा. तो ये होता है वॉल्यूम की कहाँ से कितना डेटा जनरेट होके आ रहा है. नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. Cloud computing provides computing and storage capacity services to the heterogeneous community of end recipients. एंड रेसिपिएंट का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस मिलती है, उसमें वो अपना डेटा स्टोर कर सकता है. तो ये एक डेटा स्टोरेज की एंड कंप्यूटिंग की सर्विस है. The name comes from the use of clouds as an abstraction for the complex infrastructure it contains in system diagram. ये क्लाउड से ही नेम लिया गया है जिसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं. एप्लीकेशंस क्या है? मॉनिटरिंग, कंटेंट, कार्बोनेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंस. प्लेटफॉर्म्स इसके क्या क्या हैं? ऑब्जेक्ट स्टोरेज, आइडेंटिटी, रन टाइम, क्वेरी, डेटाबेसेस.
इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूट, ब्लॉक स्टोरेज, नेटवर्क, इतना सारा आता है। और ये परफॉर्म कैसे किया जाता है? फ़ोन्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, सर्वर्स होते हैं बहुत सारे कनेक्टेड, डेस्कटॉप्स हैं एंड टैबलेट्स हैं, इन सब के थ्रू ये क्लाउड कंप्यूटिंग की जाती है। It entrusts services with a user's data, software, and computation over a network. It had considerable overlap with software as a service. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सबसे पहला है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस कंप्यूटर services such as email, applications, network, or server service can be provided without requiring human interaction with each service provider. कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जैसे कि ईमेल है, एप्लीकेशंस हैं, नेटवर्क या फिर सर्वर की सर्विसेज हैं जो कि बिना ह्यूमन के इंट्रैक्शंस के प्रोवाइड की जा सकती हैं विद ईच सर्विस प्रोवाइडर। तो ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस क्लाउड कैपेबिलिटीज। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस में आता है क्लाउड कैपेबिलिटीज आर अवेलेबल over the network and accessed through standard mechanism that promote use by heterogeneous thin or thick client platforms such as mobile phones, laptops, PDAs, etc. क्लाउड कैपेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि ओवर द नेटवर्क अवेलेबल होती हैं और स्टैंडर्ड मैकेनिज्म्स के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं और ये मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप एट्सेट्रा से भी इनका यूज़ किया जा सकता है। अगला है रिसोर्स पूलिंग। The provider's computing resources are pooled together to serve multiple consumers using multiple tenant model with different physical and virtual resources dynamically assigned and reassigned according to consumer demand. जो प्रोवाइडर के कंप्यूटिंग सोर्सेस होते हैं उनको एक साथ में कनेक्ट करके पूल करके मल्टीपल कंज्यूमर्स का एक मॉडल बना दिया जाता है जिसमें कि बहुत सारे फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं जिनको डायनेमिकली असाइन किया जाता है एंड रीअसाइन किया जा सकता है एज पर द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। अगला है रैपिड इलास्टिसिटी। Cloud services can be rapidly and elastically provisionized, in some cases automatically, to quickly scale in or out and rapidly release to quickly scale in. कुछ क्लाउड सर्विसेज होती हैं जो कि रैपिडली और इलास्टिकली प्रोविजन की जा सकती हैं और ये कुछ सर्विसेज ऐसे होती हैं जो ऑटोमेटिकली भी सिस्टम में इन एंड आउट की सर्विसेज देती हैं। नेक्स्ट इज मेजर्ड सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें रिसोर्स के यूजेस को मेजर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है एंड रिपोर्टेड प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी फॉर बोथ द प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर ऑफ द यूटिलाइज्ड सर्विस। किसी भी सर्विस के रिसोर्सेज को कंट्रोल करके आप कुछ अगर उसमें प्रॉब्लम आते हैं रिपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रहे डेटा और यहाँ पे कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगला है मल्टी टीनेसिटी। मल्टी टीनेसिटी का मतलब है नीड फॉर पॉलिसी ड्रिवन इन्फोर्समेंट, सेगमेंटेशन, आइसोलेशन, गवर्नेंस, सर्विसेज लेवल एंड चार्ज बैक बिलिंग मॉडल फॉर डिफरेंट कंज्यूमर कंस्टिट्यूट। यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज हैं लाइक सेगमेंटेशन है, आइसोलेशन है, गवर्नमेंट्स है, इन सारी चीज़ों के लिए एक पॉलिसी ड्रिवन इन्फॉर्मेंस देखा जाता है मल्टी टीनेसिटी में। क्लाउड डिप्लॉयमेंट के टाइप्स होते हैं जैसे कि पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड जो होते हैं वो थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं जो कि क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं
दे ऑफर सोल्यूशन फॉर मिनिमाइजिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट का मिनिमाइजेशन एक रोल होता है, मेन चीज़ देखी जाती है पब्लिक क्लाउड में, एंड एक्ट एज अ गुड ऑप्शन फॉर हैंडलिंग पीक लोड ऑन द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। A public cloud is meant to serve multiple users, not a single customer. ये जो public cloud होता है ये multiple users के लिए होता है। Private cloud क्या है? System that work on a private infrastructure. ये personal होता है किसी का and provide the user with a dynamic provisioning of computing resources. नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है? पब्लिक एंड प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होता है, रिजल्टेड बाय कंबाइनिंग फैसिलिटी, एंड फॉर दिस रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोजीनस क्लाउड, और इनको हेट्रोजीनस क्लाउड भी बोला जाता है। So thank you very much everyone for watching this lecture. Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much. Thank you for watching.